नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा मनी पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे आखिर मुद्रा क्या है और अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा प्रचलित नहीं थी तो किस प्रकार से लेन देन का कार्य किया जा रहा है, मुद्रा के वर्तमान में कौन कौन से प्रकार हैं, मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी आज के इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलते हैं आज की इस टॉपिक पर, मुद्रा मनी। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा का अर्थ क्या है और मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो मुद्रा के अर्थ की अगर सामान्य परिभाषा हम देखें तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। अर्थात इस पर विस्तृत चर्चा आगे हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे कि मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन से गुण आवश्यक है। लेकिन एक सामान्य रूप में अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह वस्तु हो सकती है जो मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, लेन देन के रूप में वो कार्य करती है, वह मुद्रा हम कह सकते हैं। और ये एक छोटी सी परिभाषा इसलिए दी गई है क्योंकि अगर हम पहले के समय पर बात करें तो जैसे अनाज है, गाय है, उनको भी मुद्रा के रूप में कार्य किया जा रहा था, मुद्रा के रूप में वो अपनाई जा रही थी। आगे हम देखेंगे कि कुछ धातु मुद्रा जैसे सोना चांदी की भी मुद्रा प्रचलित थी राजा महाराजाओं के समय। इसलिए एक सामान्य परिभाषा हमारे सामने ये निकल कर आई है। उदाहरण के रूप में हम देखें जैसे भारत का रुपया है वो मुद्रा है, और डॉलर, यूएस की डॉलर है वो भी एक मुद्रा है जो सामान्य स्वीकृति है। और विशेष गुणों पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। परंतु हम देखें अगर मुद्रा आज के रूप में है, उस प्रकार अगर पहले के समय जब मुद्रा नहीं थी तो किस प्रकार से लेन देन होता था। तब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। यानी जैसे कोई किसान है, उसने गेहूं का उत्पादन कर दिया तो वो अतिरिक्त गेहूं किसी दूसरे को देकर, जैसे किसी ने जूते का निर्माण किया तो वो जूता गेहूं देकर बदले में जूता ले लेता था। इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन उस समय किया जाता था। तो प्रश्न आपसे यहाँ एक सीधा सा पूछा जा सकता है कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, उस प्रणाली को क्या कहा जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाएगा। परंतु ये जो बिना मुद्रा की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी समय तक चल नहीं पाई, क्योंकि हम ये देखें कि एक प्रकार से ये अकुशल व्यवस्था थी। और क्यों थी तो उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। जैसे एक व्यक्ति है राहुल, और राहुल का एक बच्चा है जिसका नाम है संजय, और ये एक नदी है और नदी के पार इस तरफ अस्पताल है, यह अस्पताल आपका हॉस्पिटल है। अब यहाँ एक नाविक है। ये उस समय की व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ जब मुद्रा प्रचलित नहीं थी, वस्तु के बदले वस्तु लेन देन किया जा रहा था। अब राहुल का ये बच्चा जो संजय, वो बीमार है और वो चाहता है कि इस नदी पार अस्पताल पहुँचे। नाविक के पास जाता है, नाविक को कहता है कि मुझे इस पार पहुँचा दो। परंतु नाविक कहता है कि बदले में मुझे क्या दोगे? तो ये कहता है मेरे पास तार का बंडल है भाई, तार का बंडल है वो ले ले। परंतु नाविक कहता है मुझे तार के बंडल की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो चाय की आवश्यकता है। तो इस प्रकार राहुल एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसके पास चाय है, तो गांव में चक्कर मारता है। तो आखिरकार उसको चाय वाला मिल जाता है और चाय वाले को कहता है मुझे चाय दे दे, बदले में मेरा तार का बंडल ले ले। तो वो कहता है भाई मेरे को तो चीनी चाहिए। अब वहाँ फिर पुनः समस्या खड़ी होगी, वो चीनी वाले को ढूंढना लग गया। तो चीनी वाला मिला तो वो कहता मेरे को चावल चाहिए। फिर चावल वाले को ढूंढा तो चावल वाला कहे ठीक है भाई मैं तेरा तार का बंडल ले लेता हूँ। तो इस प्रकार वो चावल वाले से तार का बंडल लिया, तार का बंडल देकर वो चावल लिया, चावल लेकर वो चीनी वाले के पास पहुँचा और उसको चावल देकर चीनी ली। चीनी वाला फिर चाय वाले के पास पहुँचा और उससे चाय लेकर फिर वो नाविक के पास पहुँचा। इस स्थिति में एक अगर संजय बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार होता तो और गंभीर स्थिति उसके सामने उत्पन्न हो सकती थी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, आगे हम बात भी करेंगे, दोहरे संयोग की समस्या यहाँ खड़ी हुई। यानी राहुल के पास जो चीज़ थी उसकी आवश्यकता नाविक को नहीं थी। यानी राहुल के पास तार का बंडल था
परंतु नाविक उतार का बंडल नहीं चाह रहा था, उसे तो चाय की जरूरत थी। तो इस प्रकार कई समस्याएं खड़ी हुई। अब राहुल के पास का बंडल था, तो वो अगर मुद्रा होती तो उसे बेचकर पैसा ले लेता और पैसा लेकर वो नाविक को दे देता और नाविक उस पैसे से चाय खरीद लेता, तो कोई समस्या नहीं थी। इस प्रकार एक उदाहरण और भी सामने है कि एक नर्तकिया थी नाचने वाली, वो काफ़ी अच्छा नृत्य करती थी। तो उस समय की बात है जब मुद्रा प्रचलित नहीं थी, तो लोग उसकी नृत्य से खुश होकर कोई गाय भैंस बकरी ऊँट ये दे दिया। अंत में उस बेचारी ने नाचना छोड़ दिया और गाय भैंस बकरी चराना आरंभ कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं उस समय हमारे सामने प्रचलित थी। तो इस प्रकार जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें और भी कई प्रकार की समस्याएं सामने खड़ी हुई, परंतु मुख्य रूप से हम ये देखें दोहरे संयोग की समस्याएं और मुद्रा का अर्थ, आगे इसमें विस्तृत चर्चा करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में मुद्रा का आविष्कार है वो विनिमय के माध्यम के रूप में किया गया था। थोड़ी सी एक जनरल जानकारी हम ले रहे हैं कि जैसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली विफल हुई, धीरे धीरे लोगों ने मुद्रा को प्रचलन में लाया और वो विनिमय के माध्यम के रूप में यानी लेन देन के रूप में एक बीच में मध्यस्थता करने के लिए मुद्रा को लाया गया। कि जैसे भाई किसी के पास गेहूँ है किसान के पास, तो वो गेहूँ बेचकर मुद्रा ले लेगा और मुद्रा के द्वारा वो अपनी जो अन्य आवश्यकता की वस्तुएं वो खरीद लेगा। इसका मतलब एक प्रकार से एक्सचेंज का इसको माध्यम माना गया। लेकिन धीरे धीरे अगर आगे हम देखें, समय बदलता गया और इस मुद्रा के अन्य भी कार्य हैं, जैसे मूल्य के संचय के रूप में उसका कार्य हुआ कि हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है, अतिरिक्त पैसा है, उसको हम सेविंग के रूप में रख रहे हैं। क्योंकि जब मुद्रा प्रचलित नहीं थी, तो जैसे मान लो कि एक दूध वाला दूध का काम कर रहा है, तो अब वो कैसे संचय करे? दूध को तो काफ़ी दिनों तक वो बचा के नहीं रख सकता था। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक समस्या खड़ी। तो जो मुद्रा है उसका एक अन्य कार्य मूल्य के संचय के रूप में है। मूल्य के मापदंड के रूप में भी कोई भी वस्तु है उसका मूल्य हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे एक कार है तो कार का मूल्य हम कहते हैं 5 लाख है, तो हमें एक सामान्य से, अब कोई और अगर मुद्रा नहीं होती तो हम कैसे उसका निर्धारण कर पाते? कोई कहता है कि भाई 2 भैंस के बराबर है, कोई कहता 5 बकरी के बराबर है। एक निश्चित उसका मूल्य हम निर्धारित नहीं कर सकते। और मुद्रा है वो स्थगित भुगतानों का माप भी है। इसका मतलब है जैसे हम कई बार उधार वगैरह करते हैं या हम जैसे लोन वगैरह लेते हैं, तो वो आज मुद्रा के कारण संभव हो पाया, जैसे कि हम स्थगित भुगतान है वो इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो मुद्रा के विविध कार्यों के कारण इसकी परिभाषा विनिमय के माध्यम तक सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र और अधिक विस्तृत है। इसे ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम, मूल्य के संचय, मूल्य के मापदंड, स्थगित भुगतान के माप के रूप में किया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो हम एक एक कड़ी के रूप में जोड़ रहे हैं कि पहले वस्तु विनिमय थी और मुद्रा एक ऐसे रूप में स्वीकार की गई जो विनिमय के माध्यम के रूप में हो, और फिर अन्य और भी कार्य उसके रहे हैं। मूल्य के संचय है, मूल्य के मापदंड है, स्थगित भुगतानों के माप के रूप में है। आगे इसमें और हम विस्तृत चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली जो चल रही थी उसमें क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या कमी आई, उसके बारे में थोड़ा मोटे रूप में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम, पहली समस्या आई आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो अभी मैंने बताया कि जैसे आपके पास कोई वस्तु है और वो देकर आप दूसरी वस्तु ले रहे हो, तो अगले को भी आपकी वस्तु की जरूरत होनी चाहिए। जैसे हमने अभी राहुल का उदाहरण लिया, राहुल के पास तार का बंडल था और वो नाविक को देना चाह रहा था, लेकिन नाविक को तार के बंडल की जरूरत नहीं थी, उसको चाय की। तो ये आवश्यकता का दोहरा संयोग की एक महत्वपूर्ण समस्या उस समय खड़ी हुई थी। दूसरा हम देखें, मूल्य के एक सामान्य इकाई का अभाव था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा हम प्रत्येक वस्तु का मूल्य माप सकें। जैसे कोई पेन 5 रुपये का है, कोई कॉपी है, वो नोटबुक है वो 10 रुपये की है, तो वो किस आधार पर उसका मापन कर सकते हैं, वो नहीं था। तो दो तो ये प्रमुख समस्या थी। अन्य समस्याओं पर हम बात करें, अगली समस्या हम देखें भविष्य में किए जाने वाले ठेके या भुगतान की कठिनाई। तो भविष्य में किस प्रकार, जैसे मान लें कि कोई ये श्रमिक है जिसको हमने काम में लिया, अब उसको हमने 10,000 रुपये प्रति मास भुगतान करने का औपचारिक समझौता किया कि 10,000 रुपये के हिसाब से।
तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हम उसको क्या, जैसे आप इसमें देख रखा है मेज है, कुर्सी है, चावल, गेहूं, दवाई, चॉकलेट, किसके आधार पर हम उसका भुगतान करेंगे? कोई मुद्रा है ही नहीं, इसलिए ये एक समस्या खड़ी हुई है। अब मुद्रा है तो हम उसको 10,000 रुपये प्रतिमास भुगतान करने का एक प्रकार से समझौता कर लेंगे और 10,000 रुपये उसको मजदूरी के रूप में दे देंगे। तो यहाँ एक समस्या का समाधान होता है। फिर है चौथा, मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ये भी कि मूल्य संचय, बचत। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको दिया दूध वाले का, सब्जी वाले का, तो वो कैसे बचत करे? मुद्रा तो है नहीं, कितने दिन तक, जैसे मान ले दूध वाला, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है और वो 10 वर्ष तक कैसे अपने दूध को बचा कर रख पाएगा, किस प्रकार से सेविंग कर पाएगा? तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या उसके अंतर्गत बनी हुई थी। इस प्रकार हमने देखा कि मुद्रा की विभिन्न ये कठिनाइयाँ हुई, समस्या आई और फिर आखिरकार मुद्रा प्रचलन में आई। समय समय पर मुद्रा के स्वरूपों में बदलाव हुआ। उससे पहले हम मुद्रा के एक सामान्य अर्थ को भी समझें कि इसको अंग्रेजी के मनी के कहा जाता है, मनी। और इस मनी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोनेटो। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ से, लैटिन भाषा के मोनेटे से हुई थी। और जो ये मोनेटा शब्द था ये थी देवी जुन्नो, देवी का दूसरा नाम था इसका, जो प्राचीन रोम में देवी जुन्नो को स्वर्ग की रानी कहकर इसको संबोधित किया जाता था। यानी जुन्नो का ही दूसरा नाम था मोनेटो। और उनका विचार था कि देवी जुन्नो है स्वर्ग को आनंद देने वाली देवी है। ठीक उसी प्रकार देवी जुन्नो के मंदिर में जो ये मुद्रा सिक्का जो बनाया जा रहा है वो सारे स्वर्ग वाले सुख हैं उनको देने वाला था। जिस प्रकार देवी जुन्नो है वो स्वर्ग जैसी अनुभूति कराती है, उसी प्रकार जो नोट हैं, सिक्के हैं, वो भी हमें स्वर्ग जैसी अनुभूति करवाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वो सारे सुख लेगा। तो ये एक सामान्य अर्थ है ये कि मोनेटे से इसका जो लैटिन भाषा का शब्द, वहीं से मनी शब्द ये पड़ा है। ऊपर हमने मुद्रा के अर्थ को समझा था कि मुद्रा है जो विनिमय का माध्यम है, संचय का भी माध्यम इसको माना गया है, मूल्य का मापक भी इसको माना गया है। अब मुद्रा के हम कार्यों पर चर्चा करें तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे प्रमुख कार्य जो जिसके कारण मुद्रा प्रचलन में आई है वो तो है विनिमय का माध्यम। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्रमुख कार्य तो है विनिमय का माध्यम। और ये है ही, कोई भी वस्तु है लेन देन के लिए मुद्रा का भी प्रचलन हुआ। क्योंकि जैसे किसान है वो अपना गेहूं बेचकर मुद्रा ले लेगा और मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद लेगा। दूसरा इसका मुख्य कार्य है मूल्य का मापक। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको एक माप प्रस्तुत करता है मुद्रा। जैसे पेन है उसका मूल्य 5 रुपये है, कार है उसका मूल्य 5 लाख है। तो इसका निर्धारण हम मुद्रा के द्वारा किया जाता है। फिर इसके अन्य सहायक कार्य हैं। सहायक कार्यों पर हम बात करें, भावी भुगतान का आधार जिसकी हमने चर्चा की कि भविष्य का कोई भी भुगतान करना है तो उसके लिए मुद्रा हमने देखिए अभी श्रमिक की बात की थी। दूसरा हम देखें मूल्य संचय का साधन भी है। आप जिस अतिरिक्त पैसा है वो जमा करके अपने संचय भी कर सकते हो, बचत भी कर सकते हो। क्रय शक्ति का स्थानांतरण भी इसको माना जाता है। जैसे आज हम देखें, आज के समय में कोई भी अपना मित्र है, कोई भी है, कहीं भी है, तो हम उसे तुरंत पैसा, अपना पैसा उसको भेज सकते हैं। तो वो अपने पैसे के द्वारा कुछ भी वस्तु खरीद सकता है। इस प्रकार वो क्रय शक्ति का स्थानांतरण हमें देखने को मिलता है। फिर इसके हम देखें जो आकस्मिक कार्यों पर हम चर्चा करें, जिसमें सामाजिक आय का वितरण या इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण। आज वर्तमान युग में हम देखें कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग किया जा रहा है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उपभोग हो रहा है, जो मुद्रा के माध्यम से संभव हो पाया है। और राष्ट्रीय आय का आज हम देखें, अनुमान भी देखें तो मुद्रा के माध्यम से हम आज कोई भी देश है उसकी राष्ट्रीय आय का अनुमान भी कर सकते हैं। और जैसे हम देखें सरकार के द्वारा है कर टैक्स लिया जा रहा है और उस टैक्स का विभिन्न जो समाज के वर्ग हैं, पिछड़े हुए वर्ग हैं
उन पर वो व्यय भी कर रहा है, जैसे सब्सिडी वगैरह है, वो इनके द्वारा आज मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है। दूसरा हम देखें साख का आधार। आज हमारे पास अतिरिक्त मुद्रा है, उसको हम बैंक में जमा करवा देते हैं और बैंक उस पैसे को और लोगों को उधार दे देता है। इस प्रकार वो एक प्रकार से हम देखें साख का भी आधार है। फिर देखें हम संपत्ति की तरलता। तो संपत्ति की तरलता का मतलब है आज के रूप में मुद्रा को सबसे तरल माना गया है। जैसे आपके पास ज़मीन है, कोई वस्तु है और मुद्रा है, तो आपको अगर किसी भी सामान को खरीदना, मान लें कि बाज़ार में कपड़ा खरीदना है, तो आपके पास नगद पैसा है मुद्रा के रूप में, तो उसको आसानी से आप खर्च कर सकते हो। बाकियों में काफ़ी समय लगेगा। तो जो मुद्रा है वो सबसे तरल है। तरलता का मतलब उसको बड़ी आसानी से आप उसको प्रयोग में ले सकते हो। और इस प्रकार अन्य कार्यों में देखें शोधन क्षमता है। तो जो मुद्रा है वो आर्थिक एजेंट, यानी या व्यक्ति या फर्म जिसको आर्थिक एजेंट कहा जाता है, वो अपना पैसा किसी को भी दे सकता है। मतलब किसी के समाज में किसी व्यक्ति के पास अगर मुद्रा है तो उसके पास हम देखें एक प्रकार से खर्च करने की क्षमता है, एबिलिटी, पे टू एबिलिटी कहेंगे, यानी वो अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर सकता है मुद्रा के माध्यम से। तो ये हम कहेंगे शोधन क्षमता जिसको कहेंगे। और मुद्रा है इच्छा की वाहक। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु अथवा माध्यम है जो मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करती है। यानी हम यूँ कहें कि मुद्रा की सहायता से व्यक्ति अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उपभोक्ता जिस वस्तु के लिए सबसे अधिक कीमत देने को तत्पर होता है, वही वस्तुओं का उत्पादन बाजार में अधिक किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ उपभोक्ता सर्वेसर्वा हो जाएगा। और वो किसके माध्यम से संभव हो पाया? मुद्रा के माध्यम से हो पाया। तो आपको ज़्यादा प्रश्न यहाँ से मुख्य कार्यों पर पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य कार्य, सबसे तो मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम, और दूसरा आप ले सकते हो मूल्य का मापक। इसमें हम आगे बात करें मुद्रा के रूप। मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण रूपों का विवरण मिलता है, जिसमें हम बात करें, एक तो होती है आपकी आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा, यानी फिएट मनी, और एक फिड्यूशरी मनी। सबसे पहले तो उसमें अंतर देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। सबसे पहले हम आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा के बीच में अंतर देखेंगे, फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी के बीच में। तो आदेश मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सरकार के आदेश के द्वारा जारी होती है। जैसे आज जो नोट और सिक्के हैं वो सारे के सारे जो सरकार के द्वारा, हमारी आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, और वो कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यानी उन जो भी नोट हैं उनको सरकार जो भी लोग हैं वो मना नहीं कर सकते हैं। जैसे आज 500 का नोट, 100 का नोट प्रचलन में है, सरकार आरबीआई ने एक तरह से उनको वैधता प्रदान कर रखी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनको लेने से मना नहीं कर सकता है। तो वो कहलाएगी आपकी फिएट मनी या आदेश मुद्रा। प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा हम देखें न्यायिक मुद्रा, फिड्यूशरी जो मनी है उसको देखें, तो वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि ये प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित है, इसलिए स्वीकार की जाती है। जो वो इन दोनों के बीच में एक विश्वास है। जैसे आप चेक देखें तो ये एक प्रकार की न्यास मुद्रा है। इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना विश्वास पर आधारित है, न कि सरकार के कोई व्यक्ति चाहे तो वो चेक से भुगतान कर सकता है, चेक के रूप में अपना स्वीकार भी कर सकता है, अन्यथा वो मना भी कर सकता है। तो वो है आपकी ये न्यास मुद्रा जिसको हम कहेंगे। फिर है आपका पूर्णकाय मुद्रा तथा साख मुद्रा। तो पूर्णकाय मुद्रा कौन सी होगी? जैसे पहले जो सिक्के चलते थे, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, या अपन देखें कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो एक चांदी का सिक्का चलता था उसका मूल्य 1 रुपये था, और अगर उस चांदी को हम पिघलाकर बाहर बेचें तो भी उससे 1 रुपये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों बराबर है। यानी मौद्रिक मूल्य तो उस सिक्के को 1 रुपये के रूप में यूज किया जा रहा है, और वस्तु का मूल्य यानी उस चांदी के सिक्कों को अगर हम पिघलाकर चांदी बेचेंगे तो भी रुपए मिलेंगे। जैसे आज जो मतलब सिक्के चल रहे हैं तो उनको अगर हम धातु के रूप में बेचें तो शायद उतना उसका जो मौद्रिक मूल्य उतने के रूप में वो नहीं बिकेगा, इसलिए वो
इस प्रकार की पूर्णकाय मुद्रा नहीं होगी। पूर्णकाय मुद्रा जैसे पहले चांदी का सिक्का चलता था। और शाक मुद्रा तो से अभिप्राय उस मुद्रा से जिसका मौद्रिक मूल्य है वो वस्तु मूल्य से अधिक होता है। जैसे आजकल की जो मुद्राएं चल रही है उनका मौद्रिक मूल्य तो जैसे 100 का नोट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में उसका मूल्य बिल्कुल नगण्य। या आज की जो धातु मुद्रा है उसको अगर जैसे 5 का सिक्का है तो उसका 5 रुपये उसका मौद्रिक मूल्य है, लेकिन उसको पिघलाकर अगर उस धातु को बेचें तो 5 रुपये हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये सामान्य से मुद्रा के जो कुछ रूप हैं, कुछ अर्थ हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम मुद्रा के कुछ और अन्य बातें करें। ये आपकी कक्षा 10 की से मैंने ये लिया है। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल में हम बात करें तो भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद हम देखें सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं को के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा है। ये कुछ सामान्य सी बात है कि पहले अनाज और पशु को भी मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता था, फिर चांदी सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं। ये करेंसी की बात करें, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी या कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। आज हम देखें जो हमारे जो नोट चले हैं वो इस प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से नहीं बने हैं। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं है। जैसे पहले अनाज को और पशु को भी मुद्रा के रूप में काम में लेते थे, तो आज ऐसी भी मुद्रा हमारे नहीं है कि अनाज को हम दैनिक यूज में भी लेते हैं, पशुओं को भी लेते हैं, वैसी नहीं है। और नई बहुमूल्य धातुओं के रूप में आज की जो मुद्रा है, आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं होता है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है? फिर इसको क्यों स्वीकार किया गया है? न तो ये बहुमूल्य है, न हमारे दैनिक यूज में काम आती है। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी सरकार के द्वारा उसको कानूनी वैधता प्रदान की जाती है, इसलिए स्वीकार किया जाता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारी केंद्रीय बैंक है की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। केवल और केवल हमारी जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही जारी करती है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। कोई भी लेन देन है उसके लिए इनको मना भी नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपये में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। कोई कह दे कि मैं तो 100 का नोट नहीं लूँगा, ऐसा नहीं होगा, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। उसी के अलावा बैंकों में जो हमारी जमाएं हैं, जैसे हमने देखा होगा बचत खाता और चालू खाते का आपने नाम सुना है, वहाँ जो पैसा जमा है हमारा, तो उसको भी हम एक प्रकार से मुद्रा के रूप में उसका यूज करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंक में हमारा जो पैसा जमा है उसको हम हमारे खाते से दूसरे खाते में भी स्थानांतरण कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम किसी को भी अपना जो पैसा जमा है वो स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि चेक के माध्यम से भी हम एक दूसरे को भुगतान करते हैं, चेक जारी करते हैं। तो इस प्रकार जो बैंकों में निक्षेप है वो भी आजकल मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यानी इसके अलावा हम इसमें चर्चा करें, आरबीआई के द्वारा मुद्रा के जो 4 वैकल्पिक माप प्रदान किए गए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, जिनमें है M1, M2, M3, M4। 4 ध्यान में रखने, M1, M2, M3, M4। सबसे पहले हम M1 पर बात करें तो M1 में हम जनता के पास जो पैसा है वो और मांग जमाएं हैं, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं अदर डिपॉजिट है। ये कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है। मुख्य रूप से आपको जनता के पास करेंसी और मांग जमाएं ये तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये मुद्रा का पहला माप है, यानी जनता के पास जो पैसा है, हमारे पास जो पैसा है वो मुद्रा के अंतर्गत शामिल होगा, और मांग जमाएं जैसे चालू खाता और बचत खाता में जो पैसा जमा है वो भी
इस M1 में शामिल होगा। तो सी क्या है, इससे अभिप्राय जनता के पास जो करेंसी है, चाहे वो सिक्का वो कागजी नोट हो। डी क्या है, इससे अभिप्राय जनता की मांग जमाओं से जो वाणिज्यिक बैंक यानी जहाँ हमारा खाता होता है, इन जमाओं को मांगने पर चेकों द्वारा या तो निकलवाया जाता है या किसी को हस्तांतरित किया जाता है। ओडी ये अन्य जमाएं हैं, अदर डिपॉजिट है। थोड़ा सा सामान्य जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित जमाएं शामिल होती हैं अदर डिपॉजिट में, यानी आरबीआई के पास जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे नाबार्ड है आपका, जिसको हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, उनकी मांग जमाएं हैं। आरबीआई के पास विदेशी केंद्रीय बैंक तथा विदेशी सरकारों की जो मांग जमाएं हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ तथा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की जो मांग जमाएं हैं वो है। विशेषकर ओडी में निम्नलिखित को तो शामिल नहीं किया जाता। ये ऊपर वाले तो अदर डिपॉजिट में शामिल होंगे, और नहीं होने में देश की सरकार की जो आरबीआई के पास जमाएं हैं वो नहीं शामिल होगी। देश की बैंकिंग व्यवस्था की जो आरबीआई के पास जमाएं हैं, प्रत्येक बैंक कुछ ना कुछ आरबीआई के पास एक रिजर्व के रूप में जमा करती है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। तो मुख्य रूप से आपको सी और डी तो मुख्य रूप से ध्यान में रखना, और अदर डिपॉजिट आप ध्यान रख सको तो और ही अच्छी बात है। अब हम M2, M3 और M4 पर अब हम M2 को देखें तो M2 में जो M1 है उसमें डाक खानों की बचत बैंक खातों में जमाएं हैं। जो आपके डाकघर हैं उनकी जो बचत बैंक खातों में जमाएं हैं वो इसमें M2 में शामिल होंगे। अब 2 और 4 में सेम ही बात है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। परंतु यह देखिए M2 में M1 में डाक खानों की बचत बैंक खातों में जमाएं हैं, और M4 में M3 में जोड़ना है डाक खानों की कुल जमाएं आ जाएंगी। यहाँ केवल बचत बैंक खातों की जमाएं शामिल की थी डाक खानों की, और यहाँ डाक खानों की कुल जमाएं इसमें शामिल कर दी, किसमें M3 में जोड़ दिया, M4 आ गया। इसका मतलब M2 और M4 में कहीं ना कहीं डाक खाना यानी डाकघर आ रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। और M3 की बात करें तो M3 में M1 में वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधिक जमाएं थी, क्योंकि हमने M1 में क्या जोड़ा था, सी जोड़ा था, और जो हमारी जो मांग जमाएं थे वही जोड़ी थी। मांग जमाओं में हमने देखा था कि या तो चालू खाते की हो या बचत खाते की हो, यानी सावधि वाली इसमें शामिल नहीं की गई थी। इसलिए M3 में हमने क्या किया, M1 में जो वाणिज्यिक बैंक की शुद्ध सावधिक जमाएं हैं वो भी जोड़ दिए। इस प्रकार M3 है। तो ये आप थोड़ा मोटे रूप में इनको याद रखने का प्रयास करना। M2 और M4 में दोनों में डाक खाने हैं, परंतु M2 निकालने के लिए M1 में जोड़ा गया था और M4 निकालने के लिए M3 में जोड़ा गया था। इसके अलावा हम बात करें तो M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहलाती है। थोड़ा सा प्रश्न ध्यान में रखना, संकुचित मुद्रा। और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ये कोटियाँ तरलता के घटते क्रम में, यानी सबसे तरल है, यानी सबसे आसानी से यूज किया जाता है वो M1, फिर उससे कम M2, सबसे कम फिर उससे कम M3, फिर M4, यानी सबसे तरल है वो M1 है। सब तरलता का यहाँ तात्पर्य यानी बड़ी आसानी से उनको यूज किया जा सकता है। M1 सम व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान है, जबकि M4 इनमें सबसे कम तरल है। और M3 द्वारा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि समस्त मौद्रिक संसाधन किसे कहा जाता है, M3 को कहा जाता है। और M1, M2, M3, M4 की ये माप है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार अब तक हमने मुद्रा के अर्थ को जाना, फिर हमने वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था, उस पर बात की, उसकी समस्याओं पर बात की। फिर हमने मुद्रा का अर्थ देखा, मुद्रा के कार्य देखे, और जो आरबीआई के जो 4 माप दे रखे थे M1, M2, M3, M4 पर भी बात की थी। इस पर विस्तृत चर्चा हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत की है। कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन पर भी हम बात करें। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से M2 ज्ञात कर सकते हैं, तो M2 कौन सा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि M2 और M4 में डाकघर आएंगे। तो इसका मतलब ये देखिए जा कि पहले है उसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें व्यावसायिक बैंकों की निविल आवधिक जमाएं आ गई। इसका मतलब ये तो कट हो गया है ना। और इस
जो तीसरा ये भी कट हो गया। अब ये 2 बचे हैं, तो M2 निकालना था। तो हमने बात की कि M1 में क्या जोड़ना था, डाकघर बचत संस्थाओं की क्या करेंगे हम, कुल जमाएं, या डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। तो M3 में जोड़ेंगे कि M1 में जोड़ेंगे, तो M1 में जोड़ेंगे, बचत संस्थाओं में कुल जमाएं ये जोड़ेंगे। इसके बचत डाकघर की जो बचत संस्थाएं हैं उनकी बात की गई थी और M1 में इसको जोड़ना था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का मुख्य कार्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि कौन सा मुख्य कार्य है। मुद्रा का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापन भी है, साख का आधार भी है, मूल्य स्थिरता ये इसका कार्य नहीं है। वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाइयों में निम्न में से कौन सी है, सबसे प्रमुख समस्या क्या थी, दोहरे संयोग का न मिलना। वस्तु के बदले वस्तु खरीदने की प्रक्रिया कहलाती है, कौन सी प्रणाली कहलाती है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ये सही होगा। तो कुछ प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंतर्गत लिए हैं। आपको साथ ही ये जो आज के इस वीडियो में जितनी भी चर्चा की है उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इनसे संबंधित प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ धन्यवाद। और आप सभी से मेरी अपील है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि और क्या इससे संबंधित और कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं जिनमें आपको थोड़ी सी दुविधा है, तो बिल्कुल मैं उन पर वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।